प्यारे बच्चों, हम लोग 3 भाग पढ़ लिए परमाणु की संरचना के बारे में, सॉरी 4 भाग पढ़ लिए। तो 4 भाग में मैंने अभी तक जितना देखा परमाणुओं की संरचना के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बात ये आती है कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन जो होते हैं उनकी गणना किस प्रकार से करते हैं, और ये भी बताया गया है कि उनका परमाणु का जो भार होता है उसके नाभिक के भार के बराबर होता है, और नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अर्थात न्यूट्रॉनों की जो संख्या है प्लस प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या उसके परमाणु भार के बराबर हो जाती है। अर्थात उसको द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संख्या। किसी परमाणु का द्रव्यमान संख्या उस नाभिक की संख्या के बराबर होती है, अर्थात नाभिक में उपस्थित कणों की संख्या के बराबर होती है। अर्थात सीधे ऐसे ही बोल सकते हैं, किसी भी परमाणु की द्रव्यमान संख्या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होती है। अब न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या की बात आती है तो न्यूट्रॉनों की संख्या आप बता दें, परमाणु द्रव्यमान बराबर ये परमाणु भार और इसका जो मान होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। अब प्रोटॉनों की जो संख्या होती है, आप जानते हैं कि प्रोटॉनों की जो संख्या होती है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अब क्यों कैसे, तो अब बताया कि परमाणु एक उदासीन कण होता है, जितने प्लस होते हैं उतना ही उससे माइनस होते हैं। तो प्लस करने वाला केवल इकलौता और इकलौता केवल प्रोटॉन होता है। ऐसा नहीं कि नाभिक में न्यूट्रॉन होता है तो 4 न्यूट्रॉन में प्लस हो जाते हैं, ऐसे तो 4 का बात नहीं होता है। वो परमानेंट आवेश होता है, जो परमानेंट आवेश प्लस आवेश किसका होता है? प्रोटॉन का होता है। और वही प्रोटॉन के जो आवेश होते हैं ना, मतलब धन आवेश जो होते हैं, प्रोटॉन के धन आवेश वो नाभिक पे आवेश के बराबर होते हैं। और जो नाभिक का जो आवेश है, अर्थात जो नाभिक है वही उस परमाणु की परमाणु संख्या को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? परमाणु संख्या को प्रदर्शित करता है। अर्थात उसको परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित करता है। मतलब परमाणु क्रमांक वही होगा जो प्रोटॉनों की संख्या होगी। और प्रोटॉनों की संख्या मैंने बताया कि प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, बस उस पर आवेश अलग होता है। आवेश अगर प्रोटॉनों का आवेश प्लस है तो इन पे माइनस होगा, लेकिन ये नहीं, प्रोटॉनों की संख्या अगर 20 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 20 होगी। प्रोटॉनों की संख्या अगर 50 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 50 होगी। प्रोटॉनों की संख्या अगर 1000 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1000 होगी। कहने का मतलब है कि जितना प्रोटॉन होते हैं उतना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन एक बात और बताया गया कि प्रोटॉनों की जो संख्या होती है, नाभिक की प्रोटॉनों की संख्या, अर्थात तो नाभिक के संख्या पर निर्भर करता है। उसका जो आवेश, नाभिक का आवेश है, पूर्ण आवेश उस पर प्रोटॉनों पर जाता है, और जो परमाणु संख्या होती है उस आवेश वाले संख्या पर जाती है, आवेश वाले कण पर जाते हैं। और जो आवेश कण होता है नाभिक में वो प्रोटॉन होता है। इसलिए परमाणु संख्या केवल और केवल कहें कि परमाणु संख्या क्यों न्यूट्रॉनों पर नहीं जाती, क्योंकि परमाणु संख्या जो होती है वो आवेश वाले कणों पर जाती है, जबकि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। जब न्यूट्रॉन पे आवेश नहीं होता है, न्यूट्रॉन एक उदासीन कण होता है, उस पर आवेश 0 होता है, तो उसकी संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है परमाणु संख्या पर। तो परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। और प्रोटॉनों की संख्या फिर परमाणु संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो परमाणु क्रमांक और प्रोटॉनों की संख्या ये सभी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो एक बात आप ध्यान में रखेंगे आपको कि ये तीनों बातें, प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक एक ही चीज होते हैं, मतलब एक ही चीज नहीं होते हैं।
उनकी संख्याएं आपस में बराबर होती हैं। तो बराबर होती है तो यहाँ पर एक और सूत्र बन जाएगा कि परमाणु द्रव्यमान बराबर परमाणु भार और परमाणु भार बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, और प्रोटॉनों की संख्या जो होती है परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, और परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो इस प्रकार से हम कर लेते हैं और परमाणु द्रव्यमान को A से दिखाते हैं। तो A बराबर हो गया परमाणु क्रमांक को Z से और न्यूट्रॉनों की संख्या को स्मॉल n से दिखाते हैं। तो कैपिटल A बराबर Z प्लस n, कैपिटल A बराबर Z प्लस n। Z मीन्स हो गया परमाणु क्रमांक या परमाणु क्रमांक जितना है वही प्रोटॉनों की संख्या होगी, वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। अरे ऐसे ही ना सवाल भुलवाने के लिए देते हैं, और जो आप घपचिया जाते हैं तो घपचियाइए नहीं, बिल्कुल एकदम बिल्कुल सिंपल है। सवाल को पढ़िए, सवाल को पढ़िए, 2-4 बार पढ़िए, नहीं समझ आता है तो 4 बार 5 बार 20 बार पढ़िए, और पढ़ेंगे ना निश्चित रूप से उसका निष्कर्ष समझ में आएगा। घपचियाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिमाग जो है एक बार पढ़ेंगे तो घपचियाएगा, लेकिन दूसरे बार पढ़ेंगे तो कुछ न कुछ कम घपचियाएगा, और 4-5 बार पढ़ेंगे तो एकदम बिल्कुल आपका दिमाग फ्रेश हो जाएगा, और समझिए बिल्कुल एकदम ले कि एकदम सामने प्रत्यक्ष दिखाई दे रही, दर्पण की तरह दिखाई दे रही है। तो मैं सवाल करता हूँ आपको और समझ में आएगा। सवाल इस प्रकार से है कि कोई दे दिया कि एक परमाणु है, उसका परमाणु क्रमांक दे दिया है, परमाणु क्रमांक 20 दे दिया, और परमाणु भार दे दिया, उसका परमाणु भार दे दिया 39 दे दिया, परमाणु क्रमांक 20 दे दिया, परमाणु भार 39 दे दिया। अब कहे कि न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुल बताइए। अब कैसे बताएंगे? तो जो परमाणु क्रमांक है वही क्या होते हैं, प्रोटॉनों की संख्या होते हैं। तो आप लिखेंगे चूंकि प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक कितना दिया है, 20 दिया है, तो प्रोटॉनों की संख्या क्या हो गई, 20 हो गई। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही बता देंगे। इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। प्रोटॉनों की संख्या आपको निकल गई 20, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या हो गई, 20। अब बात है न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या n का मान, इसी को आप कहते हैं प्रोटॉनों की संख्या, मतलब Z हो गया। अब Z हो गया और A जो परमाणु क्रमांक को Z कहते हैं, और यहाँ पर परमाणु भार A हो गया। तो आपको बताया कि A बराबर होता है Z प्लस n न्यूट्रॉन की संख्या होती है। तो n बराबर चाहिए तो क्या करेंगे, A में से Z के क्या करेंगे, घटा देंगे। अब भाई पूरा जोड़वा पता है और उमा एक कण पता ही हो गया, तो दूसरा कण के लिए क्या करेंगे, पूरे जोड़ में से पूरा परमाणु जो भार है ना, उमा से परमाणु द्रव्यमान में से ओके दूसरे वाले घटा देंगे तो मिल जाएगा। तो दूसरे वाले का मतलब कि हो गया परमाणु द्रव्यमान कितना दिया है, 39 दिया है। अब कहें 39 में से Z वाले कितना हो गया, 20, और 20 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 39 में 20 जाएगा 19, क्या बचेगा 19। 39 में से 20 घटा दिए 19 बचा। तो इस प्रकार से n न्यूट्रॉन का, n का मतलब न्यूट्रॉन की संख्या पता हो गया। तो बता दूं इस प्रकार की सवाल लगा लेते हैं, जितना भी चीजें पूछेंगे उसको आप बता देंगे। इसी को ना दूसरे रूप में भी देते हैं, इसी को दूसरे रूप का मतलब ना इस प्रकार से देते हैं। अब आप जानिए कोई भी कण होते हैं ना, जैसे ये दे दिया एक बीप है, बी कोई परमाणु है, अब बी परमाणु है और नीचे ऐसे लिख देंगे, ये 16 लिख देंगे और यहाँ पर 33 लिख दिए, 16 लिख दिए 33 लिख दिए। अब इस तरह लिख दिए। अब कहें कि इसमें कुल बताइए, परमाणु भार, परमाणु क्रमांक, न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या कुल बताइए। तो कैसे बताएंगे, मैं बता दूं, इन नीचे वाले को क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक। निचवा वाले को परमाणु क्रमांक कहते हैं और ऊपरा वाले को कहते हैं परमाणु भार कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणु भार कहते हैं। तो ऊपर वाले को परमाणु भार और नीचे वाले को परमाणु क्रमांक। अब आपको क्या नहीं आ रहा है, सब बता देंगे आप। परमाणु क्रमांक, परमाणु भार पता हो गया, तो परमाणु क्रमांक जितना है वही क्या होगा, प्रोटॉनों की संख्या होगा।
प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगा। यही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, यही इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगा। अब प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, परमाणु क्रमांक पता हो गया, न्यूट्रॉनों की और परमाणु भार हो गया। परमाणु भार पता है कितना है? 33 है। तो परमाणु भार पता है, मतलब एक ए हो गया और ये जेड हो गया। तो ए जेड पता है, एन का मान निकाल लेंगे ना। एन का मान चूंकि आप ए बराबर जानते हैं जेड प्लस एन, तो जेड बराबर हो जाएगा ए में से जेड को घटा, ए में से जेड को घटा देंगे, एन बराबर निकल जाएगा। तो ए का मान कितना है? 33। कितना है? 33। और जेड का मान कितना है? 16। तो 33 में से 16 घटा देंगे, कितना बचेगा? 17। क्या बचेगा? 17। इस प्रकार से प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जितनी भी संख्याएं हैं सब बता सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब मैं एक चीज और बता दूं जो इस चैप्टर में है, आपको ये परीक्षा में पूछा जाता है, समस्थानिक आइसोटोप समस्थानिक क्या कहलाते हैं? बिल्कुल आसान है। मतलब ऐसे तत्व या परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक बराबर हो जाए, परमाणु क्रमांक बराबर, परमाणु क्रमांक बराबर, केवल परमाणु क्रमांक। अब परमाणु भार बराबर हो जाए तो कहेंगे, तब परमाणु क्रमांक को बराबर हो जाए, परमाणु भार बराबर हो जाए। हम ही बताओ, जीवनीय तत्व पर परमाणु भार, परमाणु क्रमांक बराबर हो गया तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कुल क्रमांक क्या हो गया? बराबर हो गया। और जब कुल बराबर हो गया तो परमाणु अलग होगा? नहीं ना होगा। जितने भी होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का तो बराबर होता ही है, जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन हो गया, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग हो जाएगी। न्यूट्रॉन की संख्या बराबर है तो प्रोटॉन की अलग हो जाएगी। मतलब कुछ न कुछ ऐसी भिन्नताएं पाई जाती हैं। अगर सभी बराबर हो जाएंगे तो तत्व या परमाणु अलग नहीं होते हैं, तो उसका परमाणु क्रमांक अगर बराबर है तो परमाणु भार बराबर नहीं होते। अगर दोनों बराबर हो जाएंगे तो दो नहीं होंगे, क्या होंगे? एक ही तत्व हो जाएगा है। अब कहें कि दो लोग हैं, बिल्कुल एक राम है एक श्याम है। अब कहें कि राम जो है, जो राम है वही श्याम है। अब कहें जो श्याम है वही राम है। बात समझिए, बात को पढ़िए, जो राम है वही श्याम है। अब एक लोग कहें कि जो श्याम है वही राम है। अब बताओ क्या अंतर हुआ? जो राम है वही श्याम है। अब एक लोग कहें जो श्याम है वही राम है। तो राम और श्याम दोनों अलग अलग हुए? नहीं ना, दोनों एक ही हुए। तो दोनों एक ही है, मतलब उसका दूठ नाम है। कोई राम गोहराता है और कोई श्याम गोहराता है। तो गोहराने से मतलब नहीं है, बुलाने से मतलब नहीं है, वो व्यक्ति एक है, परमाणु एक है, तो उसका उसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार एक ही नहीं होगा। लेकिन अगर परमाणु क्रमांक बराबर है, परमाणु भार भिन्न हो गया तो दो तत्व हो गए। या परमाणु भार बराबर है, परमाणु क्रमांक अलग है, तो भी अलग अलग तत्व हो गए। तो आप जानिए आइसोटोप्स के बारे में। समस्थानिक क्या होते आता है, ये परीक्षा में, ये हाई स्कूल में भी आता है, 10 में भी आता है। तो बता दूं आपको कि परमाणु क्रमांक, जिन परमाणुओं के परमाणु क्रमांक बराबर होते हैं उसे समस्थानिक कहते हैं। या ऐसे कहें, जिन परमाणुओं के परमाणु क्रमांक बराबर और परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं उसे समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ, जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। 1H1, 1H2, हाइड्रोजन एक ही तत्व है, लेकिन इसके 3 समस्थानिक होते हैं। देखिए 1H1 भी होता है, 1H2 होता है, 1H3। इसको प्रोटियम कहते हैं, 1H1 को प्रोटियम कहते हैं, इसको ड्यूटेरियम कहते हैं, इसको टाइटेरियम कहते हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइटेरियम, मतलब 1H1, 1H2, 1H3 दोनों में देखेंगे तो परमाणु क्रमांक क्या होता है? परमाणु क्रमांक बराबर होता है। तो इस समस्थानिक के उदाहरण है। ऐसे कार्बन के होते हैं 6C12, 6C13, 6C14,
14। ये नहीं मतलब कुल तत्व क्या ऐसे ही लिख देंगे, होते हैं, ये पाए जाते हैं। तो इनका परमाणु क्रमांक तीनों का बराबर है, एक ही तत्व है तो बराबर रहेगा ही, लेकिन परमाणु भार अलग अलग है, 12, 13, 14। ऐसे नाइट्रोजन के होते हैं 7n 14, 7n 15। अब कहें 7n 16 नहीं, इसके जितने समस्थानिक पाए जाते हैं तो परिभाषा आती है कि समस्थानिक किसे कहते हैं और किन्हीं दो समस्थानिकों का नाम लिखिए, तो आप बता देंगे 1h1, 1h2, 1h3 या 6c 12, 6c 13, 6c 14 एंड 7n 14, 7n 15। ऐसे ऑक्सीजन का भी होता है 8O 16, 15, 8O 16। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन का भी समस्थानिक होते हैं, तो इसे समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक अच्छे तरीके समझे, जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक बराबर होते हैं, परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, उसे समस्थानिक कहते हैं। जैसे 1h1, 1h2, 1h3, 6c 12, 6c 13, 6c 14, 7n 14, 7n 15 या ऑक्सीजन का भी कहेंगे। इसमें दो ठो याद रखिए, आप आता है परीक्षा में पूछी जाती है। इसी प्रकार से आइसोबार समभारिक, समभारिक आइसोबार। आइसोबार क्या होते हैं? उल्टा हो गया समस्थानिक का उल्टा। जिन तत्वों के, जिन परमाणुओं के परमाणु भार बराबर होते हैं लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं। परमाणु भार बराबर, परमाणु भार बराबर होते हैं और परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं। फिर से सुन लीजिए, जिन परमाणुओं के या जिन तत्वों के परमाणु भार बराबर होते हैं परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, उसे समभारिक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समभारिक कहते हैं। एग्जाम्पल इनका भी होता है, इनका भी होता है, देख लीजिए। जैसे 1h3 और 2He3, ये हाइड्रोजन का और हीलियम का परमाणु है। दोनों के परमाणु भार देखिए बराबर होते हैं। ऐसे कार्बन का होता है 6c 14, 7n 14। ऐसे ऑक्सीजन का भी होता है, नाइट्रोजन का 7n 15 और 8n 15। अब इस सब में देखेंगे कार्बन नाइट्रोजन में देखिए बराबर है, ये बराबर है, इनके परमाणु भार तीनों के क्या है? आपस में बराबर है। तो जहाँ पे परमाणु भार बराबर होंगे, परमाणु क्रमांक अलग अलग होंगे, उसे हम क्या कहेंगे? समभारिक कहते हैं। क्या कहते हैं? समभारिक कहते हैं। तो समभारिक और समस्थानिक में अंतर भी कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो आप जानिए समस्थानिक में परमाणु क्रमांक बराबर होते हैं, परमाणु भार अलग अलग होते हैं। समभारिक में परमाणु भार बराबर होते हैं। समभारिक मतलब एक याद रखें, समभारिक मतलब समभारिक दिया तो भार बराबर, इनमें भार बराबर है तो निश्चित रूप से उसमें जो आइसोटोप्स होंगे, समस्थानिक होंगे, उसमें परमाणु क्रमांक बराबर होते हैं। तो इस तरीके से आप लोग याद रखेंगे समस्थानिक और समभारिक, और इसे आप अच्छी तरीके से देखिए। लेकिन बार बार कहता हूँ कि आप वीडियो अंत तक अवश्य देखिए। जब अंत तक देखेंगे तभी समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। वीडियो का कोई मतलब नहीं होता है। हम लोग बना बना के भेजते हैं, इतना मेहनत से भेजते हैं, लेकिन आप लोग देखते नहीं हैं, तो बहुत तकलीफ होती, बहुत ग्लानि समझ में आती है कि आप मेरी वीडियो देखते नहीं हैं। और जब आप देखते हैं, कमेंट करते हैं, तो बहुत खुशी समझ में आती है कि मेरी वीडियो किसी ने देखा। तो आप वीडियो देखिए, तभी ये समझ में आया कि भाई ठीक है, मेरा बनाना सार्थक है। लेकिन वरना बनाना सार्थक क्या होगा जब आप वीडियो देखेंगे नहीं, लाइक करेंगे नहीं, सब्सक्राइब करेंगे ही नहीं, तो क्या समझ में आया कि वीडियो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। तो वीडियो आप देखिए, शुरू से अंत तक देखिए, ये नहीं कि थोड़ा सा देखिए फिर बंद कर दिए। तो पूरा वीडियो देखिए, शुरू से अंत तक देखिए वीडियो, तब समझ में आता है कि वास्तव में इसमें कुछ है कि नहीं है। अब शुरुआत किए तुरंत जो है कि आप वीडियो बंद कर देते हैं, ये कोई बात समझ में नहीं आती है। वरना अगर आपको नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स जो होता है उसमें आप वीडियो के नीचे देखेंगे तो रहता है कमेंट बॉक्स, चरकोट टाइप बना होता है वो कमेंट बॉक्स, उसको आप टच करेंगे तो उसमें लिख देंगे आप कि ये वीडियो अब क्लियर नहीं है, समझ में नहीं आती है, फिर से बताइए या इसको और ओपन करके बताइए,
तो मैं अवश्य ओपन करने का प्रयास करूँगा और क्लियर सोचूंगा कि भाई क्लियर से क्लियर समझ में आ जाए आपको, उतना आप समझाऊँगा। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। तो ठीक है, अगले एपिसोड में मिलते हैं, अगले भाग में मिलते हैं। धन्यवाद।